नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी। राम राम साहब, कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए होंगे। आप देख रहे हैं एग्जाम पार आपकी बार यूट्यूब चैनल, और मैं हूं विनोद फौजदार। आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी राजस्थान का एग्जाम देते हैं, तो उसमें जो हमारे राजस्थान के क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान जीके के, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आते हैं, वो हमारी अधिकतर क्वेश्चन, अधिकतर से बोलूं मैं 70, 80, 90% तक वो क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में से आते हैं। या फिर 100% क्वेश्चन भी कह सकता हूं मैं कि 100% क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में से आते हैं। हमें कोई भी पेपर देने जाने से पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों को, जो कि राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर और राजस्थान के इकोनॉमिक्स के बारे में बताती हैं, उनका अध्ययन हमें जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इसी कड़ी में, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सारे राजस्थान के होने वाले पेपर, चाहे वो आरपीएससी का पेपर हो या आरएसएम एसएसबी के द्वारा आयोजित पेपर हो या किसी स्पेशल बोर्ड द्वारा आयोजित किया हुआ पेपर हो, जैसे राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड द्वारा आयोजित किया हुआ पेपर, जेबीबीएनएल के द्वारा लिया गया पेपर, या फिर राजस्थान पुलिस के द्वारा लिया गया पेपर, अलग अलग विभागों के द्वारा लिए गए, राजस्थान के अलग अलग विभागों के द्वारा लिए गए पेपर्स में राजस्थान बोर्ड की किताबों को महत्व दिया जाता है। और इनके जो क्वेश्चंस आते हैं, अधिकतर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। इसी सिलसिले को, इसी चीज को हमने ध्यान में रखते हुए हमने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब, कक्षा 7 की किताब है हमारा राजस्थान, कक्षा 6, 7, 8 में हमारा राजस्थान नाम की किताब चलती है, जो कि पूरी राजस्थान के बारे में दी हुई है। तो आज हम कक्षा 7 की पूरी राजस्थान, हमारा राजस्थान नाम की किताब के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करना चाहेंगे, और इसमें से जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पर हैं हमारे, वन लाइनर क्वेश्चंस के फैक्ट हैं हमारे। और हमने प्रयास किया है कि पाठ में से या किताब में से या क्लास में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचे जो एग्जामिनर की नजर में पड़ जाए और हमें नहीं दिखे। हमने कोशिश किया कि एग्जामिनर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाए जिसे हम यहां पर प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त और कोई क्वेश्चंस दोस्तों इस किताब में से नहीं बनता है। आप मेरा विश्वास करें, इस वीडियोस को पेपर देने से जाने से पहले कम से कम 2 बार या 3 बार अवश्य पढ़ के जाएं, अवश्य पढ़ के जाएं। आज हम कक्षा 7 की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। इसके बाद में फिर सारी कक्षाओं की 6 से लेकर 10वीं तक की कक्षाओं की वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे और प्रस्तुत भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज कक्षा 7 की हमारा राजस्थान नाम की किताब, अध्याय 1, चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संरक्षण का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लिए कितने भाग पर वन हैं? तो 10वें भाग पर बने, राजस्थान में 1/10 भाग पर बने। ये आंकड़ा जो है वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा 2020 का है। 2020 में जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही लेटेस्ट आंकड़ा है। राजस्थान का सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर में पाए जाते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत की दृष्टि से भी। राजस्थान में सबसे कम वन पाए जाते हैं, तो सबसे कम वन चूरू के अंदर पाए जाते हैं। राजस्थान में वनों का कितने भागों में विभाजित किया गया है, वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 वर्गों में वनों को विभाजित किया गया है, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन वो हैं जहां पर न तो लकड़ी काटने की अनुमति है, न पशु चराने के लिए घास काटने की या पशु चारण की अनुमति है। सुरक्षित वन वो हैं जहां परमिशन लेके लकड़ी काटी जा सकती है और पशु भी चराए जा सकते हैं। और अवर्गीकृत वन वो हैं जहां पर पशु चारण करने के लिए या फिर लकड़ी काटने के लिए जो है किसी की भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे आपके घरों में, खेतों पे जो वन लगे हैं वो अवर्गीकृत वन है। जिस वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है वो कहलाता है आरक्षित वन कहलाता है। आरक्षित क्षेत्र के अंदर पशुओं को चराने के लिए लकड़ी पर प्रतिबंध है, पशुओं की चराने की लकड़ी पर प्रतिबंध जो है होता है आरक्षित क्षेत्र के अंदर।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कुल क्षेत्र का आरक्षित वन कितना है? तो 1/3 भाग आरक्षित है। राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का 1/3 भाग आरक्षित वन क्षेत्रफल में। वह वन क्षेत्र जहां कुछ नियमों के तहत लकड़ी काटने और पशु चराने की अनुमति दी जाती है वो क्या कहलाते हैं? तो सुरक्षित वन कहलाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का कितना भाग सुरक्षित वन क्षेत्र है? तो सुरक्षित वन क्षेत्र जो है 50% से भी ज्यादा है, लगभग 50% से ज्यादा जो है सुरक्षित वन क्षेत्र है, और 1/3 भाग जो है आरक्षित वन क्षेत्र का है। 10वां क्वेश्चन, ऐसा क्षेत्र जहां पशु चराने तथा लकड़ी काटने पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है, निषेध नहीं है, कहलाता है अवर्गीकृत वन क्षेत्र कहलाता है। ये वाला क्षेत्र जो है कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? तो सब लोग जानते हैं अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान का भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो वनों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं तो राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग में पाए जाते हैं, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। राजस्थान में शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग में कौन से जिले में, राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग में कौन से जिले आते हैं? तो बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर, पाली, ये सब जिले आते हैं शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रफल में। कुल मिलाकर राजस्थान के 12 जिले आते हैं। राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग में कौन कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क और अर्ध शुष्क भाग में जो वन पाए जाते हैं वो हैं रोहिड़ा, खेजड़ी, ढोक, बेर, बबूल, केर, नीम आदि के वृक्ष जो है ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा कहलाता है? तो खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? तो राज्य पुष्प रोहिड़ा को कहते हैं। और अगला क्वेश्चन 19 नंबर का, सेवण घास पाई जाती है जैसलमेर में पाई जाती है। सेवण घास लाठी भूमिगत जल लाठी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। सेवण घास जो है जहां भूगर्भीय जल की पट्टी पाई जाती है, लाठी सीरीज जिसे कहते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मानसूनी वनों के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहां पे पाए जाते हैं? तो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं सागवान है, बरगद है, तेंदू है, झालर, महुआ, गूलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, शीशम, नीम आदि के वृक्ष जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। दोस्तों हम थोड़ा फास्ट चलेंगे इसमें, क्योंकि 7वीं की किताब पूरी किताब के हमें वीडियोस करने हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम फास्ट चलेंगे और ज़्यादा डिटेल भी इसके अंदर बात नहीं करेंगे। पर आप ध्यान से पढ़ें थोड़ा सा तो आपकी समझ में अवश्य आएंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पहाड़ों की ऊंचाइयों वाले भागों पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पहाड़ों के ऊंचाई वाले भागों पर पाए जाते हैं। सदाबहार वन होते हैं उष्णकटिबंधीय होते हैं, अर्ध उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार वन कहलाते हैं। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो भरतपुर में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी विहार में मुख्य प्रजाति पाई जाती है तो साइबेरियन क्रेन या साइबेरियन सारस पाई जाते हैं। बगुले, बयां और कोयल, बटेर ये भी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य भारतीय बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है।
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? तो इसके अंदर बाघ, भालू, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो कोटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है। अभ्यारण्य शब्द का अर्थ क्या होता है? भय से मुक्त वन, भय से मुक्त वन अभ्यारण्य कहते हैं, भय से मुक्त वन को। राष्ट्रीय मरु उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, राष्ट्रीय मरु उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है अजमेर और बाड़मेर जिले में। 1900 लगभग 1900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जैसलमेर में और लगभग 1200 कुछ क्षेत्रफल जो है बाड़मेर के अंदर है, 1200 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्षेत्रफल। राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन कौन से मुख्य जीव पाए जाते हैं? तो इसमें प्रमुख जीव पाया जाता है घोड़ावड़। घोड़ावड़ के अलावा भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय भी पाई जाती हैं। कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर और करौली जिले में, मुख्यतः करौली जिले में। अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं तो करौली जिला आपका उत्तर होगा, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में दोनों दे रखे हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों लिख के दिए हैं। मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब के अलावा अपनी तरफ से एक शब्द भी इसमें ऐड नहीं किया। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है वो एज इट इज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का, कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है तो राजसमंद, पाली और उदयपुर जिले में स्थित है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो उदयपुर जिले में फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? अलवर के अंदर है। टॉडगढ़, देखिए इसका, हाँ दोस्तों आगे चलते हैं। हम कहां थे? हम टॉडगढ़ पे थे। टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है तो राजसमंद, अजमेर और पाली जिले के अंदर है। टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है राजसमंद, अजमेर और पाली जिले में है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिले में है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है सिरोही जिले में। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से पाया जाता है, कौन सा जीव पाया जाता है? तो जंगली मुर्गा इसके अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है। रामगढ़ बिस्दारी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है तो बूंदी में स्थित है रामगढ़ बिस्दारी वन्य जीव अभ्यारण्य। जंबा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है तो जयपुर के अंदर है जंबा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। रामगढ़ बिस्दारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी में है, लेकिन जंबा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है जयपुर के अंदर है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है तो कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। चंबल नदी के सहारे कोटा से लेकर धौलपुर जिले के मध्य, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर चारों जिलों के अंदर है, चंबल नदी के किनारे पर। मुख्यतः चंबल नदी में ही है, किनारे पे क्या, चंबल नदी के में स्थित है चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है। जवाहर सागर अभ्यारण्य स्थित है कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिले में जवाहर सागर अभ्यारण्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंदबारेठा वन्य अभ्यारण्य स्थित है, बंदबारेठा वन्य अभ्यारण्य भरतपुर में है। भैंसरौड़गढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य जो है सवाई माधोपुर के अंदर है। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है। वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, केसरबाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये दोनों धौलपुर जिले में वन विहार अभ्यारण्य और केसरबाई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये दोनों उदयपुर के अंदर है। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों ही उदयपुर में है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर जिले में है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारां जिले के अंदर है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारां में। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू जिले में है। राजस्थान में कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल हैं? तो राजस्थान में वन्य जीव पर अभ्यारण्य
जो है बाघ संरक्षण परियोजना में 3 अभयारण्य शामिल हैं। वो 3 अभयारण्य रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा हिल्स। रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा हिल्स तीनों ही जो है बाघ संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 56 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में स्थित वेटलैंड स्थल कौन कौन से हैं? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील। वेटलैंड कहते हैं रामसर साइट्स को, या नम भूमि को कहते हैं। वेटलैंड यानी कि नम भूमि या रामसर साइट्स भी कहते हैं इनको। तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील 2 ही स्थान है राजस्थान के अंदर। राजस्थान वन नीति घोषित की गई थी, तो राजस्थान की वन नीति जो घोषित की गई थी वो 1952 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान वन नीति के अनुसार कुल भूभाग का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? तो इसके अकॉर्डिंग 33% वन क्षेत्र होनी चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग का 33% क्षेत्र में वन होना चाहिए, लेकिन राजस्थान में कुल मिला के 10% क्षेत्र में ही है। राजस्थान राज्य में वन नीति की घोषित की गई थी। राजस्थान की राज्य वन नीति 2010 घोषित की गई थी। राजस्थान की राज्य वन नीति 2010 घोषित की गई थी। वन नीति 2010 का लक्ष्य रखा गया था तो संपूर्ण भूभाग के 20% को वनाच्छादित करना। राजस्थान वन नीति 2010 के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया था कि राजस्थान की संपूर्ण भूभाग का 20% भाग को वनाच्छादित करेंगे। वर्तमान में राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित है? तो लगभग 10% भूभाग जो है 1/10% भाग ही जो है वनाच्छादित है। काजरी कहाँ है? काजरी कहाँ है? काजरी एक शोध संस्थान है जो कि जोधपुर के अंदर है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है काजरी जो है, जोधपुर के अंदर है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है काजरी कहाँ स्थित है, तो जोधपुर के अंदर है। और आफरी भी, काजरी और आफरी दोनों ही जोधपुर के अंदर है। आफरी जो है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है, जबकि काजरी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान है। खेजड़ली कांड कब हुआ था? तो खेजड़ली कांड 12 सितंबर 1730 में हुआ था। खेजड़ली कांड जो है 12 सितंबर 1730 में हुआ था। इसके अंतर्गत अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने ही स्त्री पुरुषों ने वृक्षों को बचाने के लिए इसमें वृक्ष शब्द रह गया यहां पे लिखने से 85 नंबर में, सॉरी 65 नंबर में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने ही स्त्री पुरुषों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो 363 व्यक्तियों ने, 363 महिला पुरुषों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में सन 12 सितंबर 1730 ईस्वी को। इसी को खिजड़ीली कांड कहा जाता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब भरता है? तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को भरता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। तो दोस्तों इसके बाद में मैं ये कक्षा 7 की हमारा राजस्थान नाम की किताब की कटिंग लेकर आया हूं। इसके अंदर कक्षा 7 की किताब में ये एक टेबल दी हुई थी, इस टेबल को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और आइए देखते हैं इसके अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं, उनके जिले दिए हुए हैं, विस्तार क्षेत्र दिए हुए हैं, कौन कौन से जिले में फैला हुआ है, और उस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले मुख्य जीवों के बारे में भी दिया हुआ है। आइए शुरू करते हैं। पहला अभ्यारण्य इन्होंने दिया है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जैसलमेर और बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। मुख्यतः घोड़ाबड़ पाया जाता है जो कि राज्य पक्षी है। भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय भी यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा है कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर और करौली जिले में, मुख्य विस्तार करौली जिले के अंदर है। बगेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश इसके अंदर पाए जाते हैं। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद जिले में है। राजसमंद, पाली और उदयपुर जिले में इसका विस्तार है। बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय के लिए यह प्रसिद्ध है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। चीतल, सियाल, भेड़िया इसके अंदर पाए जाते हैं। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य जो है अलवर जिले के अंदर स्थित है, बाघों के लिए फेमस है। इसके अलावा जरख, सांबर और चीतल भी पाए जाते हैं। टोटगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद, अजमेर और पाली जिले में फैला हुआ है।
तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय और रीछ भी यहां पर पाए जाते हैं। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य जो है प्रतापगढ़, चित्तौड़ और उदयपुर जिले के अंदर फैला हुआ है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, उड़न गिलहरी के लिए फेमस है। इसके अलावा सांभर और लोमड़ी भी पाई जाती हैं। 8वें नंबर पॉइंट पर आते हैं। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य सिरोही जिले के अंदर है। रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चीतल और सांभर के लिए फेमस है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे पाया जाता है? तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बूंदी जिले के अंदर है। विषधारी सांप, बाघ और रीछ यहां पर पाए जाते हैं। ये रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना होने जा रही है। अभी हुई नहीं है, इसका प्रस्तावित है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यहाँ पर इन 3 बाघ परियोजनाओं के अतिरिक्त सर्वाधिक बाघ जो है यहीं पे पाए जाते हैं। रामगढ़ विषधारी बाघ जीव अभ्यारण्य में ही सर्वाधिक बाघ विचरित करते हैं। उन 3 के अतिरिक्त जो 3 बाघ परियोजनाएं हैं, रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा हिल्स, इनके अलावा सबसे ज्यादा बाघ जो है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य में ही पाए जाते हैं। जंबा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो जोधपुर के अंदर है। इसके अंदर बघेरा, जरख, सियार और भेड़िया नामक जीव पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? तो कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल नदी के सहारे वाला क्षेत्र है ये। इसके अंदर घड़ियाल, भेड़िया, सियार और लोमड़ी पाई जाती है। ये जो है कक्षा 7 के अंदर उन्होंने वो टेबल दे रखी थी इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा भी कुछ और अभ्यारण्यों के बारे में उन्होंने टेबल के अतिरिक्त जिक्र कर रखा है, उनको भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आइए देखते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान में जवाहर सागर अभ्यारण्य जो है कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिले में है। बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य भरतपुर जिले में है। भैंसरौड़गढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और भैंसरौड़गढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। ध्यान रखना, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में है। बस्सी स्थान एक सब जयपुर जिले में है, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य बस्सी नाम का चित्तौड़गढ़ जिले में है। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों ही सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य और केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य तीनों धौलपुर जिले के अंदर है। वन विहार, रामसागर और केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर जिले के अंदर है। जयसागर वन्यजीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर जिले के अंदर है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर जिले के अंदर है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य 12 जिले के अंदर है और ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य चूरू जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा हिल्स ये 3 बाघ संरक्षित परियोजनाएं हैं तथा केवलादेव एवं सांबर झील जो है ये वेटलैंड भूमि है या नम भूमि है या फिर रामसर साइड है राजस्थान के अंदर, जहां के प्रवासी पक्षी आते हैं। और वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू श्रेणी में ऊंट राजकीय पशु हैं। राजस्थान के राजकीय पशु जो है वन्यजीव श्रेणी में तो चिंकारा है और पालतू श्रेणी में ऊंट है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, बिना रुके बिना थके चलेंगे, बिना रुके बिना थके काम करेंगे। आप भी बिना रुके बिना थके वीडियोस देखना, कम से कम 2 बार 3 बार वीडियोस देखना, जिससे कि ये क्वेश्चंस कंठस्थ हो जाए आपके। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं, सॉरी, जो हमारे एग्जाम बोर्ड है, RSM SSB है या फिर कोऑपरेटिव का बोर्ड है या JBBNL का बोर्ड है, किसी भी, या फिर पुलिस का बोर्ड है, किसी भी बोर्ड के द्वारा जो भी परीक्षा पूछी जाएंगे, परीक्षक क्वेश्चन पूछेगा तो इनमें से ही पूछेगा, क्योंकि उसको ज्यादातर ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों को संदर्भित रखते हुए पेपर बनाइए। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों को जब संदर्भित रखेगा तो क्वेश्चन कहाँ जाएंगे, इन्हीं में से पूछेगा। आइए चलते हैं आप चैप्टर 2 की तरफ। खनिज ऊर्जा संसाधन। खनिज ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत किन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है? जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है वो कहलाते हैं धात्विक खनिज
और जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धात्विक का गुण होता है या चुंबकत्व गुण का गुण होता है। वे सभी खनिज धात्विक गुण होते हैं। जिनमें चुंबकत्व का गुण नहीं होता है वो अधात्विक खनिज होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जिन खनिजों से हमें ऊर्जा मिलती है कहलाते हैं ऊर्जा खनिज। चौथा क्वेश्चन, राजस्थान का किन खनिजों में एकाधिकार है? तो राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जप्सर, जस्पर, सीसा, जस्ता आदि खनिजों में जो है एकाधिकार है। राजस्थान में कहां जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है? तो देवारी के अंदर स्थापित किया गया जस्ता शोधक संयंत्र। जस्ता शोधक संयंत्र जो है देवारी उदयपुर जिले में स्थापित किया गया है। राजस्थान में कहां सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है? तो चंदेरिया के अंदर स्थापित किया गया है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में जो है सीसा शोधक संयंत्र है। राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक, राजस्थान में सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद में होता है। उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद के अंदर सर्वाधिक सीसा और जस्ते का उत्पादन होता है। राजस्थान में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो खेतड़ी और झुंझुनू, अलवर, सीकर आदि जिले में तांबे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। खेतड़ी में, खेतड़ी झुंझुनू जिले में, अलवर और सीकर में भी होता है। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? तो जयपुर, सीकर और झुंझुनू से होता है लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उदयपुर और राजसमंद से होता है चांदी का सर्वाधिक उत्पादन। 11 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? तो बीकानेर और नागौर से होता है। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर से होता है। राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? तो बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर से होता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? तो उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर से होता है। अब्रक का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक उत्पादन अब्रक का भीलवाड़ा में होता है। इसके अतिरिक्त अजमेर और जयपुर में भी उत्पादन होता है अब्रक का। वोलेस्टोनाइट का उत्पादन करने वाला जिला है सिरोही और अजमेर जिले वोलेस्टोनाइट का उत्पादन करते हैं। वह खनिज जिसका उपयोग कागज उद्योग और लघु उद्योग में किया जाता है तो वो है वोलेस्टोनाइट। वह खनिज जिसका उपयोग कागज उद्योग में और लघु उद्योगों में किया जाता है तो वोलेस्टोनाइट है। वह खनिज जिसका उपयोग विद्युत उद्योग में और सजावट के लिए किया जाता है अब्रक है। संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो राजसमंद, नागौर, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा से संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सीमेंट बनाने में उपयोगी खनिज कौन सा है? तो चूना पत्थर है सीमेंट बनाने में सर्वाधिक उपयोगी खनिज जो है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? चित्तौड़, सिरोही, कोटा और उदयपुर से होता है। ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो जालौर है। जालौर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। इसके अलावा जैसलमेर, पाली, सिरोही में भी पाया जाता है। ऊर्जा के परंपरागत साधन कौन से हैं? तो कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ये ऊर्जा के परंपरागत साधन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22 नंबर का प्रश्न, ऊर्जा के गैर पारंपरिक साधन कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक साधन जो है परमाणु ऊर्जा है। परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये सब जो है ऊर्जा के गैर पारंपरिक साधन है। राजस्थान में कौन सा प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। राजस्थान में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। राजस्थान में कोयले का उत्पादन होता है तो एलाना, बरसिंहपुर, बीकानेर, कपूरड़ी, बाड़मेर, मेड़ता रोड और नागौर में होता है। राजस्थान में पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है? तो सूरतगढ़, श्री गंगानगर के अंदर है। छाबड़ा 12 विद्युत संयंत्र किस पर आधारित योजना है? तो कोयले पर आधारित योजना है ये, सॉरी विद्युत ऊर्जा की योजना है। छाबड़ा 12 विद्युत संयंत्र जो है कोयले पर आधारित एक योजना है। राजस्थान में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं तो जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर,
बीकानेर नागौर बेसिन में पाए जाते हैं। राजस्थान में खनिज तेल के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, बीकानेर, नागौर बेसिन के अंदर पाए जाते हैं। राजस्थान में गैस के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? तो राजस्थान में गैस के भंडार घोटारू, कमलीताल, बनौट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और इंडेवाला में पाए जाते हैं। दोबारा देखें, राजस्थान में गैस के भंडार कहां पाए जाते हैं? घोटारू, कमलीताल, बनौट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डांडेवाला में पाए जाते हैं। राजस्थान में प्रमुख खनिज क्षेत्र सादेवाला जैसलमेर में, बागेवाला बीकानेर में और ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर के अंदर। राजस्थान के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र कौन से हैं? खनिज तेल के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सादेवाला क्षेत्र है जैसलमेर के अंदर, बागेवाला क्षेत्र है बीकानेर के अंदर और ऐश्वर्या और मंगला ये बाड़मेर के अंदर है। जैसलमेर का रामगढ़ और बारा का अंता विद्युत ग्रह किस पर आधारित है? ये तो ये गैस आधारित परियोजना है। जैसलमेर का रामगढ़ में गैस आधारित परियोजना है और बारा के अंता में जो है अंता विद्युत ग्रह जो है गैस आधारित परियोजना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है? तो रावत भाटे के अंदर स्थित है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है राजस्थान स्थित देश का दूसरा परमाणु। पहला परमाणु जो है महाराष्ट्र के अंदर था और दूसरा जो है राजस्थान के अंदर है, रावत भाटा, कोटा में। देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो वो तारापुर था, महाराष्ट्र के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा चैप्टर। अब हम तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं हम। तीसरा चैप्टर खाद्यान्न फसल है। दोस्तों प्रमुख इसका जो चैप्टर का नाम है ये है कृषि एवं सिंचाई। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को नहीं लगे थे, कुछ जो 2-4 क्वेश्चन बने वो मैं ले आया हूं। खाद्यान्न फसल है गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दाल, ये सब खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आते हैं। व्यापारिक फसल कौन कौन सी हैं? तो गन्ना, कपास, तंबाकू, तिलहन आदि जो है व्यापारिक फसलें हैं। राजस्थान में मक्का कहाँ पे प्रमुखता से, मक्का कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो मेवाड़ का प्रमुख भोजन मक्का है और दक्षिणी राजस्थान में ही जो है मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। लाल मिट्टी के अंदर मक्का सर्वाधिक होता है, जो कि पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है लाल मिट्टी जो है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद आदि जो है मक्का के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। किस फसल का उत्पादन राजस्थान में प्रथम स्थान पर है? राजस्थान जो है किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो बाजरा के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं और नलकूपों के द्वारा होती है। सर्वाधिक सिंचाई कुओं से जयपुर में और नलकूपों से भरतपुर में होती है। सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई भरतपुर में की जाती है और सर्वाधिक कुओं द्वारा सिंचाई जयपुर जिले में की जाती है। जबकि सर्वाधिक क्षेत्र जो है लगभग 2/3 क्षेत्र में जो है कुएं और नलकूपों से सिंचाई की जाती है। राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में का वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जानते हैं। राजेंद्र सिंह जो है वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न और अगला चैप्टर अध्याय 4, राजस्थान में कृषि विपणन। विपणन कहते हैं वितरण को, वितरण व्यवस्था को विपणन कहते हैं। राजस्थान में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। राजस्थान में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। राजस्थान में जीरे की सर्वाधिक प्रसिद्ध मंडी कहां पर है? तो जोधपुर के अंदर जीरे की सर्वाधिक प्रसिद्ध मंडी है। धनिया तथा मेथी के लिए प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? राजस्थान में धनिया तथा मेथी के लिए प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? तो रामगंज मंडी है, कोटा की, कोटा जिले में रामगंज मंडी है, धनिया और मेथी के लिए प्रसिद्ध है। सरकार किसानों से अनाज किस मूल्य पर खरीदती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जिसे कहते हैं, एमएसपी पे खरीदती है सरकार किसानों से जो अनाज जो है। अगला प्रश्न 5वां चैप्टर, इसमें भी थोड़े से क्वेश्चन, ये 3 4 5 में 4 4 5 5 क्वेश्चन बने। छठे चैप्टर से फिर वापस ज्यादा क्वेश्चन है। राजस्थान में व्यापार नाम का चैप्टर है ये, 5वां चैप्टर जो है 7वीं क्लास का। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल, मेले नहीं है तो ये मिल है, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी राजस्थान के अंदर। प्रथम सूती मिल लिमिटेड जो है, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो ये ब्यावर के अंदर की गई थी 1889 में, 1889 ईस्वी में, 1889 में ब्यावर के अंदर, अजमेर, ब्यावर अजमेर में जो है स्थापना की गई थी। ब्यावर अजमेर जिले में पड़ता है। वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान भी कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। राजस्थान का सूती वस्त्र के बाद दूसरा कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग राजस्थान का दूसरा कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग जो है राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग है, उसके बाद में चीनी उद्योग है, दूसरा कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग। कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्धारण किया गया था। कब निर्धारण किया गया था? कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्धारण जो है 2019 के अंदर किया गया है। कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 राजस्थान सरकार द्वारा लाई गई थी। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, 6वां चैप्टर। इससे पहले थोड़ा पानी पी लूं। चलते हैं दोस्तों, 6वां चैप्टर, राजस्थान के प्रमुख शासक। राजस्थान के प्रमुख शासक नाम का टॉपिक है, हिस्ट्री के अंदर से है। आइए देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान का शासन काल था। तो पृथ्वीराज चौहान का शासन काल कब से कब तक रहा है? तो 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान का शासन काल रहा है, लगभग 15 बरस। पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम क्या था? तो कपूर देवी और सोमेश्वर। पृथ्वीराज जी के माता और पिता का नाम था, पृथ्वीराज की माता कपूर देवी थी और इनके पिता का नाम सोमेश्वर था। पृथ्वीराज चौहान शासक बनने के बाद सर्वप्रथम किस पर ध्यान दिया था उन्होंने? तो उन्होंने आंतरिक स्थिति पर सबसे पहले ध्यान दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने शासक बनने के बाद सबसे पहले अपने राज्य की आंतरिक स्थिति पर ध्यान दिया था। पृथ्वीराज चौहान कितनी भाषाओं के जानकार थे? तो वो 6 भाषाएं जानते थे। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं के जानकार थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में प्रमुख कवि और विद्वान कौन कौन थे? तो पृथ्वीराज के दरबार में प्रमुख कवि और प्रमुख दरबार विद्वान कौन कौन से थे? तो वो थे विद्यापति गौड़, बागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन और चंद्रवरदाई और पृथ्वी भट्ट थे। ये जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे, इनको याद रखना है विद्वानों को। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रवरदाई और पृथ्वी भट्ट जो है पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे या पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ये जो है अगला, पृथ्वीराज रासों के रचयिता, पृथ्वीराज रासों की रचना किसने करी थी? ये तो सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा गया, चंद्रवरदाई ने करी थी। महाराणा कुंभा का शासनकाल कब से कब तक था? तो महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक था। महाराणा कुंभा का शासनकाल जो है लगभग 35 वर्ष इन्होंने राज्य किया था। महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ था? तो 1417 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था।
1417 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था महाराणा कुंभा का। महाराणा कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर कब बैठे थे? तो 1433 ईस्वी में बैठे थे। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम था? तो कटार, कलम और कला का त्रिवेणी संगम है। इनके महाराणा कुंभा के बारे में कहा जाता है कि इनके व्यक्तित्व में त्रिवेणी संगम था। का त्रिवेणी संगम था? किस चीज का त्रिवेणी संगम था? कटार, कलम और कला। कटार के भी धनी थे, कलम के भी उत्कृष्ट विद्वान थे कलम के क्षेत्र में, और कला प्रेमी भी थे। मेवाड़ में स्वर्ण युग कहा जाता है, तो महाराणा कुंभा के शासनकाल को मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। मेवाड़ के कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया? ऐसा कहते हैं कि 84 दुर्ग हैं। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण जो है मेवाड़ के अंदर 84 दुर्ग हैं, उनमें से जो है 32 दुर्गों का निर्माण अकेले मेवाड़ राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा द्वारा 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न, कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग है, तो अचलगढ़ दुर्ग जो है प्रमुख दुर्ग है कुंभा द्वारा, जो है अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भूमठ दुर्ग और मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग आदि। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग नहीं है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ। दोबारा देख लें इस क्वेश्चन को। कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं? तो अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भूमठ दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ। ये सब कुंभा द्वारा निर्मित हैं। कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन से हैं? तो संगीत राज, संगीत मीमांसा और शूर्ण प्रबंध आदि जो कुंभा द्वारा रचित हैं। ये क्वेश्चन भी 20 बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये कि संगीत मीमांसा के लेखक कौन है? तो महाराणा कुंभा है। शूर्ण प्रबंध के लेखक कौन है? महाराणा कुंभा है। संगीत राज किसने लिखा है? महाराणा कुंभा ने लिखा। महाराणा कुंभा की कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराणा कुंभा ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराणा कुंभा द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी वो है महाराज धीराज की, राज रायन की, महाराणा की, दान गुरु की, हाल गुरु की, परम गुरु की, चाप गुरु की। ये सब उपाधि जो महाराणा कुंभा की थी, चाप गुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, ये उपाधियां जो है महाराणा कुंभा ने धारण करी थी। महाराणा सांगा का शासनकाल कब रहा था? तो महाराणा सांगा का शासनकाल जो है 1509 से 1528 के मध्य रहा है। महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528 के मध्य रहा है। महाराणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? तो संग्राम सिंह इनका वास्तविक नाम था। महाराणा सांगा किसके पुत्र थे? तो रायमल के पुत्र थे। महाराणा सांगा के पिता का नाम रायमल था। राजपूतों को संगठित कर एक छत के नीचे लाने वाले मेवाड़ के शासक कौन थे? तो महाराणा सांगा थे। महाराणा सांगा ने राजपूतों को संगठित करके एक छत के नीचे लाए थे। महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव लगे थे? तो दोस्तों कहते हैं 80 घाव लगे थे महाराणा शरीर के, जो है महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव लग गए थे। 80 घाव लगने के बावजूद ये युद्ध करते रहे थे। मालदेव का शासनकाल था, तो मालदेव भी एक फेमस और विख्यात और प्रमुख शासक हुए। इनका शासनकाल जो है 1532 से लेकर 1562 ईस्वी के मध्य रहा है। लगभग 30 वर्ष इनका शासनकाल चला। मालदेव का शासनकाल 1532 से लेकर 1562 के दौरान रहा। मालदेव किसके पुत्र थे? तो राव गागा के पुत्र थे। राव गागा के पुत्र थे मालदेव। मेवाड़ का शौर्य कहा जाता है, तो मेवाड़ का शौर्य मालदेव के शासनकाल को कहा जाता है। मालदेव ने कितने युद्ध किए थे? तो मालदेव ने 58 युद्ध किए थे।
और सारे युद्ध जीते थे, एक भी युद्ध में नहीं हारा था मालदेव। मालदेव का कितने परगनों पर अधिकार था? तो 58 परगनों पर ही अधिकार था मालदेव का। मालदेव ने किन दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो मालदेव ने सोजत दुर्ग का निर्माण कराया था, मालकोट दुर्ग का निर्माण कराया था, मेड़ता कोट का दुर्ग निर्माण कराया था और पोखरण दुर्ग का निर्माण कराया था। दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है, मैं सुधार कर देता हूं इस क्वेश्चन का। इसमें लिखा है मेवाड़ का शौर्य युग कहलाता था मालदेव। दोस्तों ये मेवाड़ का शौर्य युग नहीं है, ये मारवाड़ है, ये मारवाड़ का मौर्य युग है, शौर्य युग नहीं मौर्य युग। मारवाड़ का मौर्य युग कहलाता था तो मालदेव भैया, मालदेव के शासनकाल को कहते थे मारवाड़ का मौर्य युग। जैसे सम्राट अशोक मौर्य ने कोई युद्ध नहीं हारा था, इसी प्रकार इसने भी युद्ध नहीं हारा था, अपना अंतिम युद्ध को छोड़ के बाकी कोई युद्ध नहीं हारा था, 58 युद्ध इसने जीते थे। मालदेव का देहांत हुआ था तो 1562 ईस्वी में मालदेव का देहांत हुआ था। किसने मालदेव को हराकर, किसने मालदेव को हराना, किसने मालदेव को हसमत वाला शासक कहा था? तो दोस्तों दोस्तों फारसी इतिहासकार है, फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को हसमत वाला शासन कहा था। दोस्तों हसमत शब्द है हसमत, किस्मत नहीं है, हसमत वाला सब शासक जो है फारसी इतिहासकारों ने कहा था मालदेव को। महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा था, महाराणा प्रताप का शासनकाल जो है 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक रहा था, लगभग 25 वर्ष इनका शासनकाल रहा था। महाराणा प्रताप पुत्र थे, उदय सिंह के पुत्र थे महाराणा प्रताप, उसी उदय सिंह के जिसे कि पन्ना धाय ने बचाया था उदय सिंह को, उसी उदय सिंह के पुत्र थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के किले में इनका जन्म हुआ था। 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ के किले में इनका जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां कब हुआ था? तो 28 फरवरी 1572 को हुआ था। 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का भाई नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया था। कौन चला गया था? जगमाल चला गया था। जगमाल जो महाराणा प्रताप का भाई था उनसे नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया था। महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो उन्होंने लिखी थी विश्व वल्लभ। दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके अंदर, अति इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं अति इंपॉर्टेंट, राजस्थान जीके के हिसाब से किसी न किसी परीक्षा में आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। महाराणा प्रताप के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था विश्व वल्लभ, और ये पुस्तक किसके लिए लिखी गई है? कृषि और वनों के विकास के लिए। विशेषकर फॉरेस्ट वाले जो फॉरेस्ट का पेपर दे रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो पेपर दे रहे हैं वो लोग इस पर विशेष ध्यान दें। महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए जो पुस्तक लिखी थी वो पुस्तक थी विश्व वल्लभ। इसको जो है इतिहास के संदर्भ से पूछा जा सकता है एग्रीकल्चर के पेपर में, या फिर किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, इतिहास का तो क्वेश्चन है ही। महाराणा राय सिंह का शासनकाल कब था? महाराणा राय सिंह का शासनकाल 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक का काफी लंबा शासनकाल था इनका, 38 वर्ष का शासनकाल रहा है। राय सिंह किसके पुत्र थे? तो कल्याणमल के पुत्र थे राय सिंह। राय सिंह का जन्म कब हुआ था? 20 जुलाई 1541 को इनका जन्म हुआ था। राय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1574 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। राजपूताने का कर्ण कहा जाता है तो राय सिंह को कहा जाता है राजपूताने का कर्ण। राय सिंह राय सिंह ने किस दुर्ग का निर्माण कराया था? तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राय सिंह ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 41 नंबर का प्रश्न है। राजपूताना का कर्ण कहा जाता है, राय सिंह को पढ़ी लिया। राय सिंह ने किस दुर्ग का निर्माण कराया? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना किसने करी थी? तो महाराजा राय सिंह ने करी थी। राय सिंह महोत्सव और
रायसिंह या रायसिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला, इन ग्रंथों की रचना जो है रायसिंह के द्वारा की गई थी, महाराजा रायसिंह के द्वारा इन ग्रंथों की रचना की गई थी। मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल रहा था, तो मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल 1621 से लेके 1667 तक रहा था। मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल 1621 से 1667 तक रहा था। इनका शासनकाल भी एक लंबे समय तक रहा है, लगभग 46 वर्ष इनका शासनकाल रहा है मिर्जा राजा जयसिंह का। तो जयसिंह अजमेर की गद्दी पर कब बैठे थे? तो 1621 ईस्वी में अजमेर की गद्दी पर बैठे थे। आमेर के शासक बनने के बाद मिर्जा राजा जयसिंह को जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा था? तो अहमदनगर अभियान पर भेजा था इन्होंने इसको। आमेर का शासक बनने के बाद मिर्जा राजा जयसिंह को जहांगीर के द्वारा अहमदनगर अभियान पर भेजा गया था। मिर्जा राजा जयसिंह की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने दी थी 1639 ईस्वी में। 1639 ईस्वी में शाहजहां द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। और मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण अभियान में शिवाजी की विरोध किसने भेजा? शिवाजी के विरोध में किसने भेजा था? क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हुआ है, क्या नाम है, व्याकरण की दृष्टि से या उच्चारण की दृष्टि से। मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण अभियान पर शिवाजी के विरोध स्वरूप किसने भेजा था? तो शिवाजी के विरोध में किसने भेजा था? शिवाजी के विरोध में किसने भेजा था? तो औरंगजेब ने भेजा था। और बिहारी सत्सई की रचना किसने करी थी? तो बिहारी सत्सई की रचना महाकवि बिहारी ने ही करी थी सन 1662 ईस्वी में। सन 1662 ईस्वी में महाकवि बिहारी द्वारा बिहारी सत्सई की रचना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जयसिंह चरित्र की रचना किसने करी थी? तो राम कवि ने की थी जयसिंह चरित्र की रचना। महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल कब था? तो महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल 1638 से लेके 1678 ईस्वी के दौरान रहा था। 40 वर्ष इनका शासनकाल चला था। जयसिंह का जन्म कहां हुआ था? तो 1626 बुरहान में हुआ था। जसवंत सिंह का जन्म जो है कहां हुआ था? तो 1626 में बुरहान नामक स्थान में हुआ था। जसवंत सिंह के पिता कौन थे? तो राय सिंह जो है जसवंत सिंह के पिता थे राय सिंह। सॉरी गलत हो गया, सॉरी। जसवंत सिंह के पिता कौन थे? गज सिंह थे। गज सिंह जो है जसवंत सिंह के पिता थे। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। जसवंत सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की? तो जसवंत सिंह ने आनंद प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। जसवंत सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की? तो आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध और भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की थी जसवंत सिंह ने। महाराणा राज सिंह प्रथम का शासनकाल था, महाराणा राज सिंह का प्रथम का शासनकाल जो है 1652 से लेके 1680 ईस्वी के दौरान रहा है। महाराजा राज सिंह प्रथम का शासनकाल जो है 1652 से 1680 के दौरान रहा है। महाराजा राज सिंह किसके पुत्र थे? तो महाराणा जगत सिंह के पुत्र थे। महाराणा जगत सिंह के पुत्र थे महाराजा राज सिंह। मेवाड़ के किस शासक ने ब्रज से गोवर्धन नाथ यानी कि श्रीनाथ की मूर्ति मेवाड़ लेकर आए थे? तो महाराणा राज सिंह प्रथम ही लेके आए थे। गोवर्धन से श्रीनाथ जी की मूर्ति लेके गए थे महाराणा राज सिंह, जो मेवाड़ के शासक थे। गोवर्धन पर्वत जो पड़ता है, गोवर्धन की परिक्रमा जहां देते हैं, मथुरा और भरतपुर जिले में स्थित है गोवर्धन, आधा मथुरा जिले में आधा भरतपुर जिले में। ये जो गोवर्धन नाथ से श्रीनाथ जी की मूर्ति ले गए थे महाराणा राज सिंह। 58 नंबर का क्वेश्चन, उदयपुर में अंबा माता मंदिर किसने बनवाया था? तो महाराजा राज सिंह प्रथम ने बनवाया था उदयपुर के अंबा माता मंदिर को। रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति कितनी शिलाखंडों पर खुदवाई गई है? तो 25 शिलाखंडों पर है। रणछोड़ भट्ट इसके रचनाकार हैं, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है दोस्तों ये, और ये जैसमंद झील के किनारे पर है।
देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो राज प्रशस्ति कहते हैं इसको, राज प्रशस्ति है, जो कि 25 शिलाखंडों पर लिखा हुआ है। सवाई जयसिंह का शासन काल रहा है, तो सवाई जयसिंह का शासन काल जो है 1699 से 1743 ईस्वी के मध्य रहा है। सवाई जयसिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सवाई जयसिंह का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी, 16 सवाई जयसिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1688 ईस्वी में हुआ था। सवाई जयसिंह सिंहासन पर कब बैठे थे? तो ये बाल्यावस्था में ही बैठ गए थे, 11 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठ गए थे 1699 ईस्वी में। सवाई जयसिंह को किसने सवाई की उपाधि दी थी? तो औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी सवाई जयसिंह को। आमेर किस स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया? आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी किसने बनाया था? तो सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। जीज ए मोहम्मद शाही की रचना किसने की थी? सवाई जयसिंह ने की थी। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, विशेषकर इस लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। कैसे? आपको पुस्तक का नाम दे देगा, जीज ए मोहम्मद शाही पुस्तक की रचना की थी, तो 3 मुस्लिम राइटरों के नाम देगा वो, और एक सवाई जयसिंह का नाम देगा, क्योंकि ये पुस्तक ऐसी लगती है जैसे किसी मुस्लिम राइटर ने लिखी हो, लेकिन इस पुस्तक के राइटर हैं सवाई जयसिंह जी, 1725 ईस्वी में लिखी है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखें, जीज ए मोहम्मद शाही पुस्तक जो है सवाई जयसिंह के द्वारा लिखी गई है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैं इसलिए उसको 2-2 या 3-3 बार बोल के बताता हूं। जयसिंह जयसिंह कारिका का संबंध है, जयसिंह कारिका का संबंध है तो ज्योतिष विद्या से, जिसकी रचना सवाई जयसिंह ने की थी। सवाई जयसिंह के द्वारा रचित हैं जोसिंह कारिका, एक ज्योतिष विद्या का ग्रंथ है जयसिंह कारिका, जिसे कि जयसिंह के द्वारा ही, सवाई जयसिंह के द्वारा ही इसकी रचना की गई है। सवाई जयसिंह ने कहां सौर वेधशाला का निर्माण कराया था? तो सवाई जयसिंह ने सौर वेधशाला का जो निर्माण कराया था वो कराया था जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। दोस्तों नाम याद रखें, ये 5 जगह पर सौर वेधशालाएं बनी हुई हैं। इन सौर वेधशालाओं को कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, 20 बार इनको पूछा जाता है। आपको 4 या 5 वेधशाला दे देगा, उनमें से पूछेगा कि कौन सा विकल्प सही नहीं है सवाई जयसिंह, इनमें से कौन सी वेधशाला सही नहीं है, या ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किस वेधशाला का निर्माण कहाँ कहाँ पे कराया था। तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन के अंदर जो है सौर वेधशालाओं का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न, महाराजा सूरजमल का शासनकाल रहा है, तो महाराजा सूरजमल का शासनकाल जो है 1755 से लेकर 1763 वर्ष रहा है, लगभग 8 वर्ष। सूरजमल कहाँ के शासक थे? तो भरतपुर के शासक थे। सूरजमल के पिता का नाम क्या था? तो महाराजा बदन सिंह इनके सूरजमल के पिता का नाम था। कविवर सुदन और अखैराज गर्ग किसके दरबारी कवि थे? तो ये महाराजा सूरजमल के दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन भी याद रखने योग्य है दोस्तों। महाराजा सूरजमल के जो दरबारी कवि थे वो थे कविवर सुदन और अखैराज गर्ग, ये महाराजा सूरजमल के दरबारी कवि थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 7। दोस्तों हम अगले चैप्टर की तरफ चलें, तब तक के लिए आपसे 1 मिनट के लिए माफी चाहता हूं, थोड़ा सा पानी लेके आता हूं, पानी खत्म हो गया, प्यास लगी, 1 मिनट में अभी आता हूं, थोड़ा वेट करना, जाना मत, यही रहना। नमस्कार।
हाँ जी दोस्तों, हम 7वें चैप्टर पे आ गए हैं। 7वां चैप्टर है आजादी का आंदोलन और राजस्थान। इसमें आंदोलन के बारे में है। इस आंदोलन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर किसान आंदोलन भी हैं और आदिवासी आंदोलन भी हैं, जनजाति आंदोलन भी हैं और स्वतंत्रता आंदोलन भी है। यानी कि राजस्थान के आंदोलन है, कुल मिला के सभी आंदोलन। आइए देखते हैं, बिना रुके बिना थके कंटिन्यू चलते हैं अपन। 7वें चैप्टर का पहला क्वेश्चन, भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो मेवाड़ के बिजौलिया किसान आंदोलन को दिया जाता है। अगर व्यक्ति का नाम पूछे तो विजय सिंह पथिक। बिजौलिया किसान आंदोलन को भारत में संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। बिजौलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? तो 44 वर्षों तक चला था। सन 1897 से लेकर 1941 तक चला था ये। बिजौलिया किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है? तो भीलवाड़ा जिले से है। बिजौलिया जो है भीलवाड़ा नामक जिले में आती है। बिजौलिया किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो मेवाड़ रियासत से है। मेवाड़ रियासत से इसका संबंध है। बिजौलिया किसान आंदोलन किस जाति के लोगों के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो धाकड़ जाति के लोगों के द्वारा बिजौलिया किसान आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। बिजौलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? तो 3 चरणों में बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ था। बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण था तो 1897 से 1914 के मध्य था। बिजौलिया किसान आंदोलन का संबंध जो है 1897 से 1914 के मध्य है। बिजौलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण 1914 से 1923 ईस्वी के मध्य रहा है। बिजौलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण जो है 1923 से 1941 ईस्वी के मध्य रहा है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, किसने बिजौलिया किसान आंदोलन को पर 84 प्रकार के कर लगाए थे? तो बिजौलिया ठिकाने के जो ठाकुर थे उसने 1897 में राव कृष्ण सिंह द्वारा 84 प्रकार के करों को लगाया गया था, जो बिजौलिया के ठाकुर थे। अगला क्वेश्चन, 84 प्रकार के कर की शिकायत किसने मेवाड़ के महाराजा से की थी? तो नानजी पटेल और ठाकरी जी पटेल के द्वारा मेवाड़ के तत्कालीन महाराजा फतेह सिंह के से इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन इनकी मुलाकात जो है महाराणा से नहीं हो पाई थी, पर ये शिकायत करने गए थे। शिकायत से नाराज होकर ठाकुर कृष्ण राव ने कौन सा कर लगा दिया था? तो चवरी कर एक एक्स्ट्रा लगा दिया था इन्होंने। चवरी कर था, पुत्री की शादी पर लिए जाने वाला कर था और 5 रुपए का कर था यह। बिजौलिया के किसानों पर तलवार बंधाई का कर किसने लगाया था? तो पृथ्वी सिंह के बाद नए शासक बने थे कृष्ण राव की मृत्यु के पश्चात नए शासक बने थे ठाकुर पृथ्वी सिंह। इन्होंने चवरी कर लगाया था, तलवार बंधाई कर लगाया था। चवरी कर ने तलवार बंधाई कर, पृथ्वी सिंह द्वारा तलवार बंधाई कर लगाया गया था, जबकि चवरी कर ठाकुर कृष्ण राव सिंह के द्वारा ही लगा दिया गया था। 14 नंबर का क्वेश्चन, इन सभी करों का विरोध किसानों ने किसकी अध्यक्षता में किया था? तो साधु सीताराम की अध्यक्षता में किया था और साधु सीताराम और फतेह चारण के नेतृत्व में किया था। और साधु सीताराम को बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। प्रथम चरण में नेतृत्व इन्होंने ही किया था। विजय सिंह पथिक ने 1917 में किसकी स्थापना की थी? तो उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी इन्होंने। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व जो है माणिकलाल वर्मा के द्वारा भी किया गया था और विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। आंदोलन के तीसरे चरण में किसने नेतृत्व किया था? तो आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व जो है जमनालाल बजाज ने किया था और माणिकलाल वर्मा ने किया था। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राधाचारी के आदेश से किसे बिजौलिया भेजा गया था? तो राजस्व मंत्री मोहन सिंह
मेहता को भेजा गया था। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से समझौता करने के उद्देश्य से अपने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को भेजा गया था। उसके बाद इनमें समझौता हो गया था और ये किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी और रमा देवी बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं हैं। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो विजय सिंह पथिक के आदेश पर राम नारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेंगू किसान आंदोलन भी मेवाड़ रियासत के अंदर हुआ था। ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आयोग से है? तो ट्रेंच कमीशन का संबंध जो है बेंगू किसान आयोग से है। ट्रेंच कमीशन ने कहां के किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था? तो गोविंदपुरा के किसानों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। गोविंदपुरा में किसानों की एक सभा हो रही थी, उस पर गोली चलाने का आदेश ट्रेंच कमीशन ने दे दिया था। रूपाजी और कृपाजी का संबंध किस आंदोलन से है? तो बेंगू किसान आंदोलन से इनका संबंध है, रूपाजी और कृपाजी का। रूपाजी और कृपाजी का संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, 53 में से कितनी मांगे बेंगू किसान आंदोलन के दौरान मान ली गई थी? तो 53 में से किसानों की 53 मांगों में से 34 मांगे मान ली गई थी बूंदी किसान आंदोलन के बेंगू किसान आंदोलन के दौरान। छठवां क्वेश्चन है, बूंदी किसान आंदोलन कब शुरू किया हुआ? तो बूंदी किसान आंदोलन जो है 1926 ईस्वी में शुरू हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पंडित नेनूराम शर्मा और राम नारायण चौधरी ने किया था। राम नारायण चौधरी और नेनूराम शर्मा, मुख्य नेतृत्व नेनूराम शर्मा का था और हरिभाऊ किंकर भी थे इसमें। बूंदी के बरड़, बारड़ नहीं है बरड़ है, बूंदी के बरड़ में पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों में कौन शहीद हो गया था? तो नानक भील शहीद हो गया था। बूंदी के बरड़ नामक स्थान पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी जिसमें नानक भील शहीद हो गया था। नानक भील जो झंडा खड़े होके झंडा गीत गा रहे थे, झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण जंगली सुअर था। जंगली सुअरों का खेतों में मचाया गया उत्पात था। इससे खेतों की फसलों को नष्ट कर देते थे, खेतों को उबड़ खाबड़ कर देते थे। तो अलवर का किसान आंदोलन एक ऐसा था जो जिसकी अलग ही मांग थी, अलग ही कारण था। इसका कारण जंगली सुअर था। बाकी ज्यादातर किसान आंदोलनों का जो कारण रहा था वो लगान, लाटाकुंटा या बेगारी प्रथा थी। अधिक लगान थी, लाटाकुंटा की प्रथा थी या बेगारी प्रथा थी। जबकि अलवर में किसान आंदोलन हुआ था वो प्रारंभिक दौर में जंगली सुअरों के द्वारा हुआ था। उसके बाद में फिर आगे जो बढ़ा था तो वो उसके भू राजस्व बढ़ोतरी भी इसका प्रमुख कारण रहा था। अलवर किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर के शासक कौन थे? तो महाराणा जयसिंह अलवर के शासक थे उस समय पे। अलवर किसान आंदोलन में कहां पर सैकड़ों किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था? तो दोस्तों वो स्थान था नीमू चना कहो या नीमू चढ़ा नाम का स्थान था। नीमू चढ़ा नामक का स्थान था जिसे दोहरे डायरशाही की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था, जलियांवाले हत्याकांड से भी भीभत्स हत्याकांड की सूचना दी थी इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस घटना को महात्मा गांधी ने जलियांवाला हत्याकांड से भी भीभत्स हत्याकांड की संज्ञा दी थी, ऐसे है ये। महात्मा गांधी ने जलियांवाले हत्याकांड से भी भीभत्स हत्याकांड की संज्ञा दी थी, तो नीमूचना कांड को दी थी। इसके अलावा दोहरी डायरशाही भी महात्मा गांधी के द्वारा इस हत्याकांड को कहा गया था। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? तो जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना सीकर ठिकाना था। सीकर के शासक कौन थे? तो सीकर के शासक कल्याण सिंह थे, जिन्होंने सीकर जिले को बसाया था। सीकर के संस्थापक भी कल्याण सिंह थे और सीकर के शासक भी कल्याण सिंह थे। किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? तो सीकर के किसान आंदोलन की चर्चा हुई थी हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। इसके अलावा
द डेली हेराल्ड नाम के पेपर जो कि इंग्लैंड से प्रकाशित होता है, उसने भी इस किसान आंदोलन के बारे में लिखा था। सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे सरदार हरलाल सिंह और नेत्राम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा और रामनारायण चौधरी। ये सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे, सरदार हरलाल सिंह, नेत्राम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा और रामनारायण चौधरी। चिड़ावा में किसने सेवा समिति का गठन किया था? तो मास्टर कालीचरण ने किया था। मास्टर कालीचरण ने चिड़ावा में चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किया था। भीलों में जन जागृति प्रसार करने वाले कौन थे? तो गोविंद गुरु थे भीलों में जन जागृति प्रसार करने वाले। गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो संप सभा की स्थापना जो है गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी, संप सभा की स्थापना। 1913 में कहां पर अश्वनी सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था? तो दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी पर हो रहा था, जिस पर के मानगढ़ पहाड़ी पर जो अधिवेशन हो रहा था वहां पर भी अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दी थी। आदिवासी जातियों का दूसरे मसीहा के रूप में जाने जाना वाला व्यक्ति कौन सा है? तो मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का दूसरा मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों के गुरु के तौर पर गोविंद गुरु को आदिवासियों का मसीहा की संज्ञा दी गई है। आदिवासियों के दूसरे मसीहा के तौर पर मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। जी, एक ही आंदोलन किसने चलाया था? तो एक ही आंदोलन के जनक कौन थे? एक ही आंदोलन के जनक मोतीलाल तेजावत थे। किसने किसान आंदोलन में 21 सूत्रीय मांग पत्र बनाया गया था? तो एक ही आंदोलन के दौरान 21 सूत्रीय मांग पत्र बनाया गया था। इस 21 सूत्रीय मांग पत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो 21 सूत्रीय मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल तेजावत के द्वारा यह 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया था, जिसे मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, उदयपुर के महाराणा ने 21 में से कितनी मांगे मान ली थी? तो 21 में से 18 मांगे जो है उदयपुर के महाराणा ने मान ली थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी लोग को संगठित करने का श्रेय जाता है? तो भोगीलाल पांड्या को जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी लोगों को संगठित करने का श्रेय किसे जाता है? तो भोगीलाल पांड्या को, हरदेव जोशी को जाता है। भोगीलाल पांड्या और हरदेव जोशी को जाता है। मीणा चौकीदारी करने के बदले गांव वालों से क्या लिया करते थे? तो गांव वालों से चौथ लिया करते थे, चौथ वसूला करते थे। मीणा चौकीदारी करते थे, चौकीदारी करने के बदले में इन्हें चौथ मिलती थी। चौकीदारी करने वाले मीणा क्या कहलाए थे? तो चौकीदार मीणा कहलाए थे। इसके अलावा जमींदार मीणा भी थे जो खेती करते थे, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे चौकीदार मीणाओं से। सरकार ने मीणा जनजाति पर कौन सा कानून बनाया था? तो 1924 ईस्वी में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया था 1924 ईस्वी में, जो कि मीणाओं पर लागू था। इसके अंतर्गत मीणाओं को रोज थाने पर जाके, जिनकी उम्र 12 साल से अधिक थी, चाहे वो बच्चे हों या महिलाएं हों, उन सबको रोजाना थाने पर जाके, अपने नजदीकतम थाने पर जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती थी। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में कितनी आयु से अधिक के महिला और पुरुषों के प्रतिनिधि थाने में उपस्थिति देनी होती थी? तो 12 वर्ष से अधिक उम्र के महिला, पुरुष, बालक, बच्चे कोई भी हो, सबको उपस्थिति देनी पड़ती थी डेली। प्रजामंडल का अर्थ है, तो प्रजा का मंडल अथवा संगठन। प्रजामंडल का अर्थ होता है प्रजा का मंडल अथवा संगठन, इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि राजस्थान में जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था राजस्थान में जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। ऐसा कहने वाले जवाहरलाल नेहरू थे।
मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो जमनालाल बजाज के द्वारा मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी सन 1934 ईस्वी में। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष जो है? तो भंवरलाल सर्राफ बने थे मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष। मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था, तो मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ है? 1938 ईस्वी में रणछोड़ दास पाटरी की अध्यक्षता में हुआ है। रणछोड़ दास पाटरी की अध्यक्षता में जो है इसका गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई है तो 1931 में कपूरचंद पाटनी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से हुई है। जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 ईस्वी में कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से हुई थी। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ कब हुआ है? तो 1936 ईस्वी में हुआ है। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ है? 1936 ईस्वी में हुआ है। जयपुर प्रजामंडल का कार्य प्रारंभ कब हुआ था? तो चिरंजीव मिश्र के नेतृत्व में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ है 1938 ईस्वी में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ है। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ है? तो 1938 ईस्वी में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ है। मेवाड़ प्रजातंत्र की स्थापना कब हुई है? तो 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को बलवंत सिंह मेहता समिति की मेहता की अध्यक्षता में हुई है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई है। अगला प्रश्न 42 नंबर का, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई है? तो माणिकलाल वर्मा ने निभाई है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका माणिकलाल वर्मा के द्वारा निभाई गई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई है 1938 ईस्वी में हुई है और 1938 ईस्वी में मधाराम वेद लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा हुई थी कोलकाता के अंदर। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता के अंदर हुई। राज्य से बाहर किसी प्रजामंडल की स्थापना होने वाला यह पहला केस था। बीकानेर प्रजामंडल का गठन राज्य से बाहर हुआ था सबसे पहले कलकत्ता के अंदर। मेधाराम वेद और लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा गठित हुई थी 1938 के अंदर। बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया था 30 जून 1946 को आयोजित किया गया था रायसिंह नगर के अंदर। कोटा प्रजामंडल या कहें या हाड़ौती प्रजामंडल कहें की स्थापना किसने की थी? तो नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन कब हुआ था? तो मई 1939 ईस्वी को कोटा के अंदर हुआ था। और गोविंद गुरु का जन्म कहां पर हुआ था? तो डूंगरपुर राज्य के एक साधारण बंजारे परिवार के अंदर हुआ था गोविंद गुरु का जन्म। अगला प्रश्न 48 नंबर का, गोविंद गुरु किससे प्रभावित थे? तो दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना कब की थी? तो 1903 ईस्वी में गोविंद गुरु द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी। संप शब्द किस भाषा का शब्द है? तो राजस्थानी भाषा का शब्द है संप शब्द। इसका अर्थ होता है प्रेम और बंधित्व। राजस्थानी भाषा का शब्द है संप, इसका अर्थ होता है प्रेम और बंधुत्व। अर्जुन लाल सेठी का संबंध किस रियासत से था? तो जयपुर रियासत से संबंध था अर्जुन लाल सेठी का। वर्धमान विद्यालयों की स्थापना जयपुर में किसने की थी? तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा स्थापना की गई थी। वर्धमान विद्यालयों की स्थापना की गई थी। अर्जुन लाल सेठी कितनी भाषाओं के जानकार थे? तो 5 भाषाओं के जानकार थे अर्जुन लाल सेठी। अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली। हिंदी भाषा इसमें जिक्र नहीं है। वर्धमान विद्यालय में क्या किया जाता था? तो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम वर्धमान विद्यालय करते थे। राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह की जिम्मेदारी किसे दी गई थी?
तो अर्जुन लाल सेठी को दी गई थी राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह की जिम्मेदारी जो है। चेतावनी राज चुंगटिया की रचना किसने करी थी? तो केसरी सिंह बारैठ ने करी थी। केसरी सिंह बारैठ के द्वारा चेतावनी राज चुंगटिया की रचना की थी। किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था? तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। विजय सिंह पथिक का जन्म कहां हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में इनका जन्म हुआ था। विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक को ही राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कहां हुआ था? तो पोकरण में हुआ था। मारवाड़ रियासत के अंदर पोकरण में सेठ दामोदर दास राठी का जन्म हुआ था, जिन्हें भामाशाह के नाम से भी जानते हैं। किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने बड़ा इनाम रखा था? तो ठाकुर जोरावर सिंह बारैठ को पकड़ने के लिए कोटा सरकार ने और बिहार सरकार ने एक बड़ा इनाम रखा था। केसरी सिंह बारैठ के पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम था कुंवर प्रताप सिंह बारैठ। अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारैठ। अगला क्वेश्चन, गोविंद गुरु किससे प्रभावित थे? दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए दोस्तों, रिपीट हो गए। अगला चैप्टर आ जाए, चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है आजादी पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार। ये चैप्टर का नाम है आजादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार। आइए चलते हैं आगे। सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? तो 31 के दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते थे। 31 के दिन होते थे, जिसे असूज सहा भी कहते हैं। मध्यकाल में सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, और उसके बाद अकबर ने प्रयास किया था सती प्रथा पर रोक लगाने का। किसके प्रयासों से सती प्रथा कानून बनाया गया? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर कानून बनाया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर कानून बनाया गया था। 1829 ईस्वी में बनाया गया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किस अंग्रेज अधिकारी ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सन 1829 ईस्वी में यह कानून बनाया गया था। अगला प्रश्न 6वें नंबर का, राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध कानून लागू किया था? तो जयपुर रियासत ने लागू किया था। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध कानून लागू किया था? तो जयपुर रियासत ने किया था। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया था? तो कोटा रियासत ने लगाया था। सर्वप्रथम भ्रूण हत्या या कन्या वध पर जो प्रतिबंध लगाया था वो कोटा रियासत द्वारा लगाया था। कोटा के बाद में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत कौन कौन सी थी? तो बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और अलवर रियासतों ने भी कन्या वध पर रोक लगाई थी। राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए किसने आवाज उठाई थी? तो दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई थी। राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह को रोकने के लिए दयानंद सरस्वती द्वारा आवाज उठाई गई थी। राजस्थान में किस रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह निषेध कानून बनाया था?
तो 10 दिसंबर 1903 को 10 दिसंबर 1903 को अलवर में बनाया गया था। राजस्थान में किस रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह को रोकने के लिए, तो अलवर रियासत ने बनाया था 10 दिसंबर 1903 को 3 को बाल विवाह निषेध कानून बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, दास प्रथा को और किस नाम से जाना जाता था, तो दास प्रथा को जो है चाकर या हाली प्रथा के नाम से कहती थी। चक्कर नहीं है, चाकर है, शुद्ध कर लें थोड़ा, चाकर है, चाकर या हाली प्रथा के नाम से कहते जाने जाते थे। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने चार्टर अधिनियम पारित किया था, तो 1833 ईस्वी में पारित किया था चार्टर अधिनियम दास प्रथा को समाप्त करने के लिए। राजस्थान के किन रास्तों में डायन प्रथा का प्रचलन अधिक था, तो मेवाड़ और कोटा के रास्तों में जो है डायन प्रथा का प्रचलन अधिक था। किसी भी औरत को जो है ये डायन कह के किसी औरत को, किसी विशेष औरत को डायन के नाम से जाना जाता था, औरतों को डायन बना दिया जाता था, डायन प्रथा के नाम से कहते थे। डायन प्रथा पर रोक किसने लगाई थी, तो 1853 में राजपूताना एजीजी ने लगाई थी। 1853 में राजपूताना एजीजी के द्वारा डायन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी से पहले की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया था, तो इंडियन एजुकेशन के नाम से संबोधित किया था। ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी से पहले की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया था, तो इंडियन एजुकेशन के नाम से या देशी शिक्षा के नाम से संबोधित किया था। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ, आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कहां और कब खोला गया था, तो 1819 में अजमेर के अंदर खोला गया था। मेयो कॉलेज खोला गया था 1819 में अजमेर के अंदर। राजस्थान में कब अंग्रेजी भाषा राज्य की भाषा बनी थी, तो 1835 में राज्य भाषा बनी थी अंग्रेजी भाषा जो है 1835 में राजस्थान के अंदर। 19वीं शताब्दी में किस रियासत को छोड़कर सभी में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी, तो जैसलमेर के को छोड़कर बाकी सभी के अंदर जो है अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हो गया था 19वीं शताब्दी के दौरान। राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना कब और किसने करी थी, तो वायसरॉय लॉर्ड मेयो के द्वारा सन 1872 में अजमेर के अंदर स्थापित की गई थी। अजमेर में सन 1872 में वायसरॉय लॉर्ड मेयो के नाम से मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, 20 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना कब और किसने करी थी, लॉर्ड मेयो ने 1872 में अजमेर में करी थी। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब और किसने करी थी, तो पंडित जनार्दन राय नागर ने 21 अगस्त 1937 को की थी। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना जो है पंडित जनार्दन राय नागर के द्वारा 21 अगस्त 1937 को की गई थी। राजस्थान में मिशन संस्था और कन्या वर्नाकुलर स्कूल का प्रारंभ कब किए गए थे, तो ये 1861 में किए गए थे। राजस्थान में मिशनरी स्कूल, सॉरी मिशन नहीं है, मिशनरी है, मिशनरी संस्था और कन्या वर्नाकुलर स्कूल का प्रारंभ जो है 1861 में किया गया था। राजस्थान का पहला कन्या स्कूल खोला गया था, तो 1866 में पुष्कर में खोला गया था, अजमेर जिले में। पहला कन्या स्कूल जो है पुष्कर के अंदर खोला गया था सन 1866 में, पुष्कर जिले के अंदर। आदिवासियों के मसीहा और बांगड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है, तो भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है। आदिवासियों के मसीहा के नाम से भी भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है, और बांगड़ के गांधी के नाम से भी भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है। यही भोगीलाल पांड्या का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था, तो 1904 ईस्वी में डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या का जन्म हुआ था। बांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी, तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा बांगड़ सेवा समिति की स्थापना की गई थी, या बांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना की गई थी। नाना भाई खाट और सिंगा भाई खाट का संबंध किस जिले से है,
तो नाना भाई खांट और सिंगा भाई खांट का संबंध जो है ये डूंगरपुर जिले से है। ये दोनों ही शिक्षक थे और जो है सिंगा भाई खांट और नाना भाई खांट, सिंगा भाई खांट को बचाते हुए एक वीर कन्या कालीबाई ने अपना बलिदान दिया था। कालीबाई का संबंध भी है, ये दोनों ही कालीबाई के गुरु थे और कालीबाई ने सिंगाबाई को अंग्रेजों से बचाते समय पे अपना बलिदान दे दिया था, जिनके की स्मृति आज भी डूंगरपुर जिले में बनी हुई है, जिनके के स्मारक बने हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पुलिस किस विद्यालय को बंद करवाने के लिए नाना भाई की हत्या कर दी थी और सिंगा भाई को क्रूरता से पीटा गया था? तो उस विद्यालय का नाम था जन जागृति सेवा संघ के द्वारा संचालित पाठशालाएं थी। वो जन जागृति सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशालाओं को बंद कराने के लिए पुलिस ने नाना भाई की हत्या कर दी थी और सेंगा भाई को क्रूरता से पीटा था। इतनी क्रूरता से पीटा था कि इनकी बाद में कुछ दिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। और इन्हीं को बचाते हुए अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 13 वर्षीय बालिका जिसने अपने शिक्षक को बचाने के लिए शहीद हो गई थी, वो कौन थी? तो कालीबाई थी, वो वीर बालिका। हीरालाल शास्त्री का जन्म कहां हुआ था? तो 24 नवंबर 1899 को जौबनेर, जयपुर में इसका जन्म हुआ था। जौबनेर नामक कस्बे में, जौबनेर नाम के गांव में, आजकल तो कस्बा है, जौबनेर नाम के कस्बे में जयपुर के अंदर हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ था, जो कि राजस्थान के प्रधानमंत्री और प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। जीवन कुटीर नाम की संस्था की स्थापना किसने की थी? तो हीरालाल शास्त्री ने की थी जीवन कुटीर नाम की संस्था की स्थापना। वह समाज सेवक जो स्वतंत्र राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बना, कौन था? हीरालाल शास्त्री था। किशोरी देवी का संबंध किससे है? तो झुंझुनू से है किशोरी देवी का संबंध। किशोरी देवी ने एक महिला आंदोलन की अध्यक्षता करी थी। एक महिलाओं के द्वारा एक आंदोलन हुआ था जिसमें लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता किशोरी देवी के द्वारा की गई थी। और उत्तमा देवी के द्वारा यहां पर एक ओजस्वी भाषण दिया गया था। जो उत्तमा देवी जो है भरतपुर के ठाकुर देशराज सिंह की पत्नी थी। एक मुख्य वक्ता के तौर पर उत्तमा देवी का नाम लिया जाता है, जो इसने बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया था वहां पर। किसने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था? तो वो थे मामा बालेश्वर दयाल। मामा बालेश्वर दयाल द्वारा जल, जंगल और जमीन नाम का आंदोलन चलाया गया था। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 7 की किताब में से मैं फिर एक कटिंग लेकर आया हूं। इस कटिंग के अंदर संविधान सभा के सदस्यों को के बारे में बताया गया जिनका संबंध राजस्थान से था या राजस्थान के निवासी थे, जो कि संविधान सभा के सदस्य रहे थे, संविधान के निर्माण में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। आइए पढ़ते हैं कौन कौन थे। ये जो है राजस्थान के राजनीति विज्ञान से संबंधित सब्जेक्ट है, पर महत्वपूर्ण विषय है। आइए देखते हैं, किताब के अंदर से ये कटिंग लेकर आया हूं मैं। पहला है मुकुट बिहारी लाल भार्गव, जिनका संबंध अजमेर मेरवाड़ा से है, केंद्र शासित प्रदेश से गए थे ये। माणिकलाल वर्मा उदयपुर से हैं। जयनारायण व्यास जोधपुर से हैं। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से हैं। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से हैं। दलेल सिंह कोटा से हैं। गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा रियासत से जिनका संबंध था। जसवंत सिंह बीकानेर रियासत से संबंध रखते थे। राज बहादुर भरतपुर रियासत से संबंध रखते थे। हीरालाल शास्त्री जयपुर से संबंधित थे और सरदार सिंह खेजड़ी से संबंधित थे। दोस्तों, इनमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है। अच्छे नाम हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि इन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था। इनके अलावा भी
कुछ नाम और हैं, ये कटिंग भी मैं लेकर आया हूं। संविधान सभा के सदस्य जिन्होंने राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में थे, ये भी संविधान के सदस्य थे जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सदस्य थे। तो वो थे सर वी टी कृष्णमाचारी, जयपुर रियासत से संबंधित रखते थे। सी एस वेंकटाचारी जोधपुर रियासत से थे। सरदार के एम मणिकर बीकानेर रियासत में अधिकारी थे। और सर टी विजय राघवाचार्य उदयपुर रियासत के अंदर जो है ये प्रशासनिक अधिकारी थे। इनके अतिरिक्त राजस्थान के मूल प्रवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिमी बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से और पदम पंत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। दोस्तों ये 3 नाम और हैं जो अलग अलग राज्यों से चुने गए और राजस्थान के मूल निवासी थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जी? खत्म हो गया। दोस्तों ये था हमारा कक्षा 7 की संपूर्ण हमारा राजस्थान नाम की किताब हमने पढ़ी। दोस्तों ज्यादा समय नहीं लिया, 1.5 घंटे के अंदर अंदर हमने पूरी किताब कर दी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये किताब। दोस्तों जिसने नहीं पढ़ी हो, जिसने बहुत कम तैयारी की हो, तो अल्प समय में पूर्ण तैयारी करने का एक अच्छा साधन है ये वीडियोस। आप 2 से 4 बार देखें। अल्प समय में जिनकी तैयारी नहीं हुई है, कम समय में अधिक तैयारी करने का बेजोड़ साधन है ये। दोस्तों वीडियोस देखा आपने, आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करके वीडियो को अवश्य जाएं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।